नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही कमाल के जापानी आइडिया की, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस की किताब इकिगाई खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य से जुड़ी कुछ जानकारी है। जी। ये किताब लंबे और खुशहाल जीवन के राज खोलने का दावा करती है। तो आज हम समझेंगे कि ये इकिगाई आखिर है क्या भला और इसे पाया कैसे जा सकता है। चलिए खोलते हैं इसे। नमस्ते। देखिए, इकिगाई ना ये एक काफी गहरा विचार है। हाँ, सुना है काफी। अगर आसान भाषा में समझें तो ये है आपकी जीने की वजह। जीने की वजह। हाँ, या कह लीजिए वो कारण जो सुबह आपको बिस्तर से उठाता है। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है। ये सिर्फ कोई एक चीज नहीं, बल्कि 4 जरूरी चीजों का एक संगम है। 4 चीजें? हाँ, एक मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, तो वो कौन सी हैं ये 4 चीजें? हाँ, तो ये 4 पहलू हैं। देखिए, पहला वो काम जिसे आप प्यार करते हैं, मतलब आपका जुनून। ठीक है, जुनून। दूसरा वो काम जिसमें आप माहिर हैं, आपका हुनर कह लीजिए या कुशलता। स्किल। तीसरा वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, आपका मिशन, समाज के लिए आपका योगदान। दुनिया को जरूरत हो। अच्छा। और चौथा वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी आपका पेशा। ओ, तो मतलब जुनून, हुनर, दुनिया की जरूरत और पैसा। बिल्कुल। किताब कहती है कि जहां ये चारों मिलते हैं, बस वहीं आपका इकिगाई छिपा है। ये सुनने में बहुत संतुलित सा लगता है। है तो। किताब में जापान के ओकिनावा का जिक्र आता है ना, जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ओकिनावा। तो क्या उनकी लंबी उम्र का इस इकिगाई से कोई सीधा लेना देना है? बिल्कुल है। ओकिनावा और खासकर वहां का ओगिमी गांव, वहां के बुजुर्गों की लंबी उम्र का एक बड़ा कारण माना जाता है उनका ये साफ मकसद होना। मतलब उनका इकिगाई। हाँ, उनका इकिगाई। और साथ ही उनकी डाइट भी, खूब सारी सब्जियां, टोफू। अच्छा। फिर मजबूत सामाजिक रिश्ते, मतलब अच्छे दोस्त, समुदाय का साथ, ये बहुत जरूरी है। और रोजमर्रा की हल्की फुल्की कसरत, भारी वर्जिश नहीं, बस एक्टिव रहना, जैसे बागवानी या टहलना, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो ये ओकिनावा वाले लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या किताब कुछ उसूल या नियम बताती है जिन्हें हम भी अपना सकें? हाँ, बिल्कुल। किताब में ओकिनावा के 100 साल जीने वाले लोगों से सीखे हुए 10 नियम बताए गए। 10 नियम? अच्छा। हाँ। कुछ खास बातें बताता हूँ जी। एक तो हमेशा सक्रिय रहना, मतलब कभी पूरी तरह रिटायर ना होना, कुछ न कुछ करते रहना। रिटायर्ड नहीं होना। दिलचस्प। दूसरा, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी रखना, हड़बड़ी से बचना। किताब इसे धीरे चलो कहती है। धीरे चलो? हाँ। आजकल की भाग दौड़ से बिल्कुल उलट। बिल्कुल, ये ठहराव पर जोर देता है। और वो खाने वाला नियम भी तो है, बड़ा मशहूर है। हाँ, वो तो है ही। हाराहाचीबू। हाराहाचीबू यानी पेट सिर्फ 80% तक भरना, पूरा ठूंस कर नहीं खाना। ओह, सिर्फ 80%? सुनने में कितना आसान लगता है, पर शायद मुश्किल हो। हाँ, पर इसका गहरा असर होता है। इसके अलावा अच्छे दोस्त बनाना, अकेलापन सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता वहाँ। सही बात है। प्रकृति से जुड़ना, रोज थोड़ा वक्त बाहर बिताना, शुक्रगुजार होना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। ग्रैटिट्यूड। हाँ, और सबसे जरूरी अपना इकिगाई ढूंढना और उसमें लगे रहना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हाराहाचीबू 80% वाला फंडा तो कमाल का है। अच्छा, किताब में फ्लो की भी बात है, ये क्या होता है? हाँ, फ्लो ये वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। आप बस उस काम में खो जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई कलाकार या खिलाड़ी महसूस करता है? बिल्कुल, जैसे ओकिनावा के लोग बागवानी करते हुए या कोई हस्तकला बनाते हुए महसूस करते हैं। ये गहरी संतुष्टि देता है और तनाव भी कम करता है। सही। किताब लचीलेपन पर भी जोर देती है, मतलब मुश्किलों से जूझने की ताकत पर। रेजिलियंस। हाँ। और इसके लिए 2 और जापानी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। एक है वाबी साबी। वाबी साबी, ये क्या है? अजीब सा नाम है। हाँ, सुनने में अजीब है। इसका मतलब है अपूर्णता या खामियों में खूबसूरती देखना। अपूर्णता में खूबसूरती? जैसे मान लीजिए एक हाथ से बना पुराना मिट्टी का प्याला है, उसमें शायद कोई हल्की सी दरार हो या वो एकदम गोल ना हो। हाँ। वही उसका टेढ़ापन, उसकी वो खामी ही उसे अनोखा और सुंदर बनाती है। ये वाबी साबी है। चीजों को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और दूसरा क्या था? दूसरा है शिकाता गानाई। शिकाता गानाई।
इसका मतलब है जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना, व्यर्थ चिंता न करना। अच्छा, लेट इट गो वाला फंडा। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दोनों सोच मुश्किल वक्त में शांत रहने और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो ये सब जानने के बाद अगर कोई अपना इकिगाई खोजना चाहे, हाँ, मतलब शुरुआत करनी हो, हाँ, तो कैसे करे? किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताया है? हाँ, किताब कुछ सवाल खुद से पूछने को कहती है। सवाल? कैसे सवाल? जैसे, मुझे सच में क्या करना अच्छा लगता है? हाँ, किस काम में मुझे मजा आता है? फिर मैं किस चीज में अच्छा हूं या अच्छी हूं? हाँ, मेरी ताकत क्या है? अपनी ताकत पहचानना। ठीक है। तीसरा, दुनिया को मेरे किस हुनर की जरूरत पड़ सकती है, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, सकती हूँ। अच्छा, और चौथा, मैं किस चीज से पैसे कमा सकता हूँ, सकती हूँ, जिससे गुजारा चल सके। वही 4 चीजें, जुनून, हुनर, जरूरत, पैसा। बिल्कुल। किताब कहती है कि जवाब शायद तुरंत साफ साफ ना मिले, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, हाँ, ये तो होता ही है। पर जरूरी है कि शुरुआत करें। रोज थोड़ा वक्त, चाहे बस 20-30 मिनट ही क्यों ना हो, अपने इकिगाई से जुड़े किसी काम में लगाना। ये भी जिंदगी की क्वालिटी सुधार सकता है। तो कुल मिलाकर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का नजरिया है, एक पूरा नक्शा है, जैसा ओकिनावा के लोग जीते हैं। काम, लोग, सेहत और मकसद, सबका सही मेल। बिल्कुल सही कहा। ये छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशने, आज में जीने, वर्तमान में रहने और अपनी जीने की वजह से जुड़े रहने का एक पूरा दर्शन है। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आजकल की ये भागदौड़ भरी जिंदगी में मायने और ठहराव लाने का एक बहुत ही शांत मगर असरदार तरीका है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर आज अपने जुनून, हुनर, दुनिया की जरूरत और कमाई, इन चारों के बीच तालमेल बिठाने की तरफ एक छोटा सा कदम उठाना हो, तो वो कदम क्या होगा?